और बात करते हैं चीन के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। दोस्तों चीन का राष्ट्रीय पशु है विशाल पांडा चीनी ड्रैगन। उसके बाद में राष्ट्रीय वृक्ष है जिनकुगो और राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट सारस अर्थात रेड क्राउन क्रेन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चीन के प्रमुख नदियों के बारे में। चीन के प्रमुख नदियां में आ जाएगा दोस्तों यांगसी नदी जो सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में येलो नदी, पर्ल नदी, ली नदी और ग्रांड केनाल नदी। इसके बाद बात करते हैं चीन के जो प्रमुख पर्वत हैं उसके बारे में। तो यहाँ का प्रमुख पर्वत है माउंट ताई, लुसान पर्वत और येलो पर्वत। उसके बाद में इसके सीमा रेखा को देखें, बॉर्डर लाइन को देखें तो चीन का बॉर्डर लाइन जो है वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है और इसकी लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर की है और इसके बॉर्डर का नाम है दोस्तों मैकमोहन रेखा। अब हम लोग बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान को देखें तो दोस्तों भूटान की राजधानी हो जाती है थिम्पू और यहाँ का मुद्रा है नुगल ट्रम और यहाँ की संसद को त्सोंगडू कहा जाता है और इसका आज़ादी दिवस है 17 दिसंबर 1907 ईस्वी। यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीक को देखें तो भूटान का राष्ट्रीय पशु जो है वह है दोस्तों ताकिन और राष्ट्रीय फूल है हिमालयन ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय पक्षी है रेबेन अर्थात कौवा और राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी अर्थात आर्चरी। इसके बाद में इसके प्रमुख नृत्य को देखें तो यहाँ का प्रमुख नृत्य है दोस्तों मास्क खेल। उसके बाद में चाम डांस, पा चाम और याक चाम डांस। प्रमुख पर्वत को देखें तो यहाँ का प्रमुख पर्वत है दोस्तों कुला कानगरी, गंगखर पुनसुम जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद ब्लैक माउंटेन और जोमुलारी। इसके सीमा रेखा को देखें तो दोस्तों भूटान का जो सीमा रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगता है जबकि इसकी लंबाई है 699 किलोमीटर। इसके बाद भूटान की प्रमुख नदियों को देखें तो मानस नदी जो है वो भूटान की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं भारत का जो अन्य पड़ोसी देश है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में बात करें तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जो है वो कोलंबो जिसको कि श्री जयवर्धनेपुरा कोर्ट भी कहा जाता है और इसका स्वतंत्रता दिवस है 4 फरवरी। इसके संसद का नाम है पार्लियामेंथुबा। इसके राष्ट्रीय प्रतीक को देखें तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वॉलीबॉल और राष्ट्रीय फल है जैक फ्रूट अर्थात कटहल। जबकि राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वो है सिलोन आयरन वुड। प्रमुख नदियों की बात करें तो श्रीलंका की प्रमुख नदियों में आ जाता है महावेली गंगा जो कि सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में कालू गंगा, यान योगा, जीन गंगा और उसके बाद में महाउया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख पर्वत को। तो श्रीलंका का जो प्रमुख पर्वत है वो पिदूर तलगला श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है पिदूरू तलगला। इसके बाद बात करते हैं अगले पड़ोसी राज्य जो देश है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार की राजधानी जो है वो है दोस्तों नैपियदा और स्वतंत्रता दिवस है इसका 4 जनवरी 1948। यहाँ के संसद का नाम है पाइथू हुटाव और यहाँ की मुद्रा है म्यांमार क्यात। जबकि राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों चिनलोन और राष्ट्रीय फूल है नर्रा। राष्ट्रीय पक्षी है बर्मी मोर और यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो इरावती नदी जो कि 2288 किलोमीटर की है और ये सबसे लंबी है। इसके पर्वत की बात करें तो यहाँ का प्रमुख पर्वत है दोस्तों खाकोबी राजी जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद में नोट्स कह रहा है म्यांमार को 1937 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अलग कर दिया गया। इसके पहले म्यांमार जो है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। तो अब इस तरीके से हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं खेल से संबंधित। दोस्तों खेल से के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और खेल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या से, अर्थात किस खेल में कितनी संख्या होती है खिलाड़ियों की, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित पहले बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है जबकि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। वहीं पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है जबकि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी जबकि
हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ बात करें दोस्तों हम लोग वॉलीबॉल के बारे में, तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में 8 और टेबल टेनिस में होता है 1 या 2 खिलाड़ी। उसी तरीके से स्नूकर की बात करें तो स्नूकर में 1 खिलाड़ी होता है और फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विभिन्न खेलों के खेल परिसर के बारे में। दोस्तों एक तरफ है परिसर और दूसरी तरफ है संबंधित खेल, अर्थात कोर्ट जो परिसर है, कोर्ट में कौन कौन सा खेल खेला जाता है, तो उसमें होता है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, उसके बाद में स्क्वैश, खो खो और कबड्डी। ये सब जो खेल है वो जहाँ खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं उसमें मिलान करने से संबंधित प्रश्न दे दिया जाता है। वहीं बात करें परिसर डायमंड के बारे में, तो बास्केटबॉल जहाँ खेल होता है उस परिसर को डायमंड कहा जाता है। उसके बाद में स्केटिंग और मुक्केबाजी रिंग में होती है, जबकि गोल्फ कोर्स में होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों तैराकी के बारे में, तो तैराकी को कहा जाता है पूल, अर्थात पूल में तैराकी होती है। निशानेबाजी और तीरंदाजी के क्षेत्र को रेंज कहा जाता है। बाउलिंग को येलो। उसी तरीके से जूडो, कराटे और ताइक्वांडो जो है वो मैट से संबंधित है। दोस्तों घुड़सवारी एरिना, उसके बाद में साइकिलिंग, बेलाड्रम, पोलो, फुटबॉल और हॉकी ये फील्ड में होता है। इस तरीके से बात करें दोस्तों टेबल टेनिस के बारे में, तो टेबल टेनिस जो है वो बोर्ड में होता है और एथलेटिक्स ट्रैक पर, जबकि क्रिकेट और रग्बी पिच पर होता है। इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में। दोस्तों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल से संबंधित हम लोग एक तरफ देश को देखेंगे और दूसरी तरफ उसके प्रमुख खेल को देखेंगे, राष्ट्रीय खेल को देखेंगे। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फील्ड हॉकी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। भूटान का तीरंदाजी, रूस का बंडी या रूसी हॉकी तीर शतरंज। उसके बाद में जापान की बात करें तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। पाकिस्तान का हॉकी, बांग्लादेश का कबड्डी और हंगरी का वाटर पोलो। ठीक उसी प्रकार बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है दोस्तों बैडमिंटन। दक्षिण अफ्रीका का रग्बी फुटबॉल, ईरान का कुश्ती, उसके बाद क्यूबा का बेसबॉल, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो, नॉर्वे का क्रॉस कंट्री स्काइंग। उसके बाद में स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है मानव साढ़ युद्ध। और कनाडा की बात करें तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है दोस्तों आइस हॉकी। चीन का टेबल टेनिस, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल केपोइरा। उसके बाद में बात करें नेपाल की, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वह है दंडीबियो। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी यूनियन। मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल है चार्रेरिया। उसके बाद में कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल है तेजो। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों आइसलैंड की, तो आइसलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वह है हैंडबॉल। और इजराइल का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है गोल्फ। इसके बाद वाले टॉपिक को देखें जो कि खिलाड़ियों के उपनाम से संबंधित है और इसके अंतर्गत खिलाड़ी का क्या किस उपनाम से जाना जाता है, किसी खिलाड़ी को उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को और फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है माइकल फेलप्स, जबकि फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। वहीं बात करें उड़न पड़ी या गोल्डन गर्ल जो कि पीटी उषा को जाना जाता है इसके नाम से, वहीं सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है मैरी कॉम को, जबकि लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है विश्वनाथ आनंद को और इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है लिएंडर पेस और महेश भूपति को। दोस्तों लिएंडर पेस और महेश भूपति जो हैं उनको जाना जाता है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से, जबकि लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है सुनील गावस्कर को और मास्टर ब्लास्टर के नाम से 2 खिलाड़ी जाने जाते हैं, एक विवियन रिचर्ड्स और सचिन रमेश तेंदुलकर। इसके बाद बात करें 360 डिग्री, दोस्तों 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है एबी डिविलियर्स को, चर्ची के नाम से एडम गिलक्रिस्ट, जंबो के नाम से अनिल कुंबले और उसके बाद में सुपर कैट के नाम से जाना जाता है क्लाइव लोएड। रावलपिंडी की एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के सुपर फास्ट तेज गेंदबाज हुआ करते थे और बंगाल टाइगर और दादा के नाम से जाना जाता है सौरभ गांगुली को। इसके बाद में बात करें जेमी
और द वाल और मिस्टर रिलायबल, इसके नाम से जाना जाता है राहुल द्रविड़ को, अर्थात राहुल द्रविड़ का ही उपनाम है जेमी, द वाल, मिस्टर रिलायबल। उसके बाद में हरभजन सिंह को जाना जाता है टर्मिनेटर के नाम से, जबकि घोर पीड़ों के नाम से जाना जाता है इयान पोर्थ को, जबकि ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है पेल को, और कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं। चिल्ली के नाम से राज्यवर्धन सिंह राठौर और CR7 के नाम से जाना जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जबकि पॉकेट डायनेमो के नाम से लिएंडर पेस को जाना जाता है और लाइटनिंग किड के नाम से विश्वनाथन आनंद को जाना जाता है। वहीं ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है, जबकि विराट कोहली जो हैं वे रन मशीन और चीकू के नाम से जाने जाते हैं विराट कोहली, जबकि डांसिंग अंपायर के नाम से बिली बाउडन जाने जाते हैं और कपिल देव को जाना जाता है हरियाणा हरिकेन के नाम से। दोस्तों डेनिस द मोनोस के नाम से जाने जाते हैं आंद्रे अगासी। उसके बाद में द सिक्किमी स्पाइनर बाईचुंग भूटिया को जाना जाता है। दोस्तों द आयरन लेडी कर्णनम मल्लेश्वरी को जाना जाता है और पिलकर सिंह के नाम से जाने जाते हैं संदीप सिंह, जबकि हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं रोहित शर्मा और मुल्तान के सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं वीरेंद्र सहवाग, अर्थात वीरेंद्र सहवाग का ही उपनाम है मुल्तान का सुल्तान और शिखर धवन का उपनाम है गब्बर, जबकि मार्टिना हिंगिस के नाम से जाने जाते हैं कांट मिस स्विस। इसके बाद बात करें दोस्तों विभिन्न खेलों व उनसे संबंधित कप, यहाँ से प्रश्न पूछना एकदम लाजमी होता है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है किसी भी आयोग के द्वारा या किसी भी वनडे एग्जाम में, तो इस टॉपिक को छोड़ना अच्छा नहीं होगा, इसको बारीकी से देखना बेहद ही जरूरी है। एक तरफ हम लोग देखेंगे दोस्तों खेल और दूसरी तरफ उस खेल से संबंधित कौन से कप होते हैं या कौन सा ट्रॉफी होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। दोस्तों फुटबॉल से संबंधित जो कप और ट्रॉफी है उसमें बेगम हजरत महल कप, बिल्ट कप, उसके बाद में बोर्दोलोई ट्रॉफी, कोलंबो कप, कॉन्फेडरेशन कप, DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोबर्स कप, उसके बाद में BC राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, उसके बाद में फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल के से संबंधित ट्रॉफी है। उसके बाद में सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और डॉट मेमोरियल ट्रॉफी, ये सब जो जितने ट्रॉफी और कप हैं वे फुटबॉल से संबंधित है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। दोस्तों क्रिकेट से जो संबंधित ट्रॉफी और कप है उसमें आ जाएंगे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, उसके बाद में CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, उसके बाद कूच बिहार ट्रॉफी, शारजहां कप, एसेज कप, एशिया कप, उसके बाद में बेसन एंड हेजेस कप, बोस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, गवास्कर वार्डर ट्रॉफी, उसके बाद में GD वीडला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, हुकूमत राय ट्रॉफी, इंटरफेस कप, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, उसके बाद में रोहिंटन बारिया ट्रॉफी और इसके साथ साथ बात करें तो रोथमैन्स कप और सहारा कप, ये सब जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित ये सब ट्रॉफी और कप हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रवेश करते हैं हॉकी के खेल में। दोस्तों हॉकी का खेल जो है उससे संबंधित ट्रॉफी और कप की बात करें तो उसमें आएगा आगा खां कप, उसके बाद में बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिला की है, उसके बाद में महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, उसके बाद लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला से संबंधित है, गुरु नानक प्रतियोगिता महिला से, उसके बाद ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, सोढ़ी कप, उसके बाद में मुरुगपा गोल्ड कप और बेलिंगटन कप, ये सब जो है वो हॉकी से संबंधित कप और दोस्तों ये ट्रॉफी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं हम लोग बैडमिंटन में। दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित जो ट्रॉफी और कप है उसमें आ जाएंगे ओलंपियन चैलेंजर्स कप, एशिया कप, चड्डा कप, कोनिका कप, नारंग कप, सोफिया कप, थॉमस कप, तुंकू अब्दुल्ला रहमान कप, उबेर कप और यूनेस्क कप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेबल टेनिस के बारे में। दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित जो कप और ट्रॉफी हैं उसमें आ जाएगा वर्ना बैलक कप पुरुष के है, उसके बाद में कोबिलियन कप महिला की है, जयलक्ष्मी कप महिला की है और रामानुज ट्रॉफी जो कि कनिष्ठ पुरुष की है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफी और कप हैं उनमें आ जाएंगे SM अर्जुन ट्रॉफी, उसके बाद में टोड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, बेंगलोर बेल्यूस चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोलो के बारे में। पोलो से जो संबंधित कप और ट्रॉफी है उसमें आ जाएगा एजरा कप, क्लासिक कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, उसके बाद में स्नाइडर कप, फेडरेशन कप, राधा मोहन कप। आगे बढ़ते हैं, गोल्फ के बारे में बात करते हैं। गोल्फ से संबंधित जो ट्रॉफी और कप है उसमें आएंगे राइडर कप, वाकर कप, डनहिल कप, उसके बाद में मर्फी कप, नोमुरा कप ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं, टेनिस को देखते हैं। टेनिस में डेविस कप, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, होफमैन कप, बोल्बो टेनिस कप। आगे बढ़ते हैं, शतरंज को देखते हैं। शतरंज खेल से संबंधित जो ट्रॉफी और कप हैं उसमें आ जाएगा नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी और दुबई कप। वॉलीबॉल में आएगा दोस्तों सेंटेनियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और शिवंथी गोल्ड कप। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं जो कि प्रमुख खेल और उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम से है। दोस्तों, परीक्षा में कभी कभी ऐसे होता है कि एक तरफ खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और दूसरे तरफ खेल का नाम दे दिया जाता है और प्रश्न कहता है कि इसमें मिलान करके बताइए। तो उसमें मिलान से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी देखना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ हम लोग देखेंगे खिलाड़ी को और दूसरे तरफ देखेंगे कि वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उसके बाद में लियोन मेसी जो हैं वो भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये अर्जेंटीना से हैं। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली हैं जो कि फुटबॉल से है और लियोन मेसी ये अर्जेंटीना के हैं और ये फुटबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। उसके बाद बात करते हैं बाईचुंग भूटिया के बारे में। बाईचुंग भूटिया जो हैं वो भारत के हैं और ये फुटबॉलर हैं। उसके बाद नेमार जो कि ब्राज़ील के नेमार हैं और ये फुटबॉल खेल से संबंध रखते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों डिएगो माराडोना जो है वो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, जबकि डेविड बेकहम इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं। वहीं जिनेडियन जिडान जो है वो फ्रांस के फुटबॉलर है और सुनील छेत्री जो हैं वो भारत के फुटबॉलर हैं। पेले जो हैं वो ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं, जबकि काका ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं। वहीं बात करें बेन रूनी के बारे में, तो बेन रूनी जो हैं वो ब्रिटेन के फुटबॉलर हैं। इस तरीके से बात करें गुरप्रीत सिंह संधू के बारे में, तो गुरप्रीत सिंह संधू एक फुटबॉलर हैं और एलेक्सिया पुटेलास जो हैं वो स्पेन के फुटबॉलर हैं, जबकि रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं और सानिया मिर्जा ये टेनिस खिलाड़ी हैं, पहले भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं। उसके बाद बात करें एंडी मरे, ये ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि आंद्रे अगासी यूएसए के टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें स्टेफी ग्राफ के बारे में, तो स्टेफी ग्राफ जो हैं वो जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि लिएंडर पेस और महेश भूपति ये दोनों जो है वो भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस और महेश भूपति भारत के ये दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और सेरेना विलियम्स जो कि यूएसए के महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं मारिया सारापोवा की बात करें तो मारिया सारापोवा भी रूस की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ बात करें एशले बार्टी के बारे में, तो एशले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं भारत की। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और साइना नेहवाल भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि पुलेला गोपीचंद ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। उसके बाद बात करें ज्वाला गुट्टा के बारे में, ज्वाला गुट्टा जो हैं वो भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और सुहास यथिराज ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि मनीष नरवाल बैडमिंटन खिलाड़ी, कृष्णा नायर बैडमिंटन के खिलाड़ी, मनोज सरकार बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं और गीता फोगाट की बात करें तो गीता फोगाट जो है वे कुश्ती के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में बजरंग पुनिया भी कुश्ती से संबंध रखते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जबकि योगेश्वर दत्त की बात करें तो ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं और रवि कुमार दाहिया जो कि कुश्ती खिलाड़ी हैं और विनेश फोगाट ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। इसके बाद बात करते हैं बबीता फोगाट के बारे में। बबीता फोगाट जो हैं वे कुश्ती के खिलाड़ी हैं और सुनील कुमार जो हैं वे कुश्ती के खिलाड़ी हैं, जबकि दीपक पुनिया कुश्ती से जुड़े हुए हैं और साक्षी मलिक भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं। उसके बाद दोस्तों नवजोत कौर जो हैं वो कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और इसके बाद बात करें मैरी कॉम के बारे में, तो मैरी कॉम जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है और वो मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। विजेंदर सिंह भी मुक्केबाजी से है, गौरव बिधूड़ी मुक्केबाजी से है। उसके बाद में लवलीना बोरहोगन और शिव थप्पा, उसके बाद में अमित पंघाल और विकास कृष्णा ये सब जो हैं वो मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों
क्रिकेट के बारे में, तो पूनम यादव जो हैं वो क्रिकेटर हैं, हरमनप्रीत कौर जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, रविंद्र जडेजा भी क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, और अजय ठाकुर जो कि कबड्डी के खिलाड़ी हैं, और राहुल चौधरी कबड्डी के खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ जसवीर सिंह, प्रदीप नरवाल और राजेश नरवाल, ये सभी जो हैं वे कबड्डी के खिलाड़ी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फवाद मिर्ज़ा के बारे में। फवाद मिर्ज़ा जो हैं वे घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं, और दीपा कर्माकर भारत के जिम्नास्टिक है। दोस्तों नीरज चोपड़ा जो हैं वो जेवलिन थ्रो से संबंधित खिलाड़ी हैं, और सुमित अंतिल जो है वे भी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इसके बाद में देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, और सुंदर सिंह गुर्जर जो कि ये भी भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से संबंधित खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड्स की बात करें तो वो यूएसए के गोल्फर है, और जीव मिल्खा सिंह भी गोल्फर है। इसके बाद बात करें गीत सेठी के बारे में, तो गीत सेठी जो है वो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं, और पंकज अडवाणी जो कि बिलियर्ड्स स्कूनर के खिलाड़ी हैं। इसके बाद में मीराबाई चानू जो हैं वो भारोत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी हैं, और जेरेमी लाल रिनुंगा ये भारत के भारोत्तोलक हैं। उसके बाद में पूनम यादव और कर्णम मलेश्वरी ये भी भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाविनी बेन पटेल के बारे में। भाविनी बेन पटेल जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, और योगेश कथुनिया जो हैं वो चक्का फेंक के खिलाड़ी हैं। दोस्तों सिंहराज अधाना ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, जबकि अवनी लखेरा निशानेबाजी से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा भी निशानेबाजी, सौरभ चौधरी और मनु भाकर भी, ये दोनों भी निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों गगन नारंग के बारे में, तो गगन नारंग भी निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं, और हिना सिंधु निशानेबाजी से। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद से संबंधित खिलाड़ी हैं, और प्रवीण कुमार ऊंची कूद, शरद कुमार ऊंची कूद, निषाद कुमार ऊंची कूद। जबकि बात करें अंबू बाबी जॉर्ज के बारे में, तो अंजू बाबी जॉर्ज जो हैं वो लंबी कूद के खिलाड़ी हैं, और हरविंदर सिंह तीरंदाजी से, उसैन बोल्ट एथलेटिक्स, हिमा दास एथलेटिक्स, उसके बाद में कर्स्टन बारहोम एथलेटिक्स जो कि नॉर्वे के हैं, और इलेना थॉमसन ये भी एथलेटिक्स से है जमैका की, जबकि तेजिंदर पाल सिंह ये भी एथलेटिक्स से है। इसके बाद बात करें दीपा मलिक के बारे में, तो दीपा मलिक जो हैं वो पैरा एथलीट के खिलाड़ी हैं, और सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलेटिक के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में मैग्नस कार्लसन शतरंज के खिलाड़ी हैं, जबकि विश्वनाथन आनंद भी शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों माइकल शुमाकर के बारे में, तो माइकल शुमाकर जो हैं वो कार रेसिंग के खिलाड़ी हैं, और लुइस हैमिल्टन जो कि कार रेसिंग के खिलाड़ी हैं, और ये ब्रिटेन के हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं हम लोग प्रमुख भारतीय खिलाड़ी संबंधित खेल, अर्थात एक तरफ हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख खिलाड़ी, और ये खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है उसके संबंध को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु और उसके बाद में किदाम्बी श्रीकांत ये दोनों भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसके साथ अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मुक्केबाजी के बारे में, तो मुक्केबाजी से संबंधित मैरी कॉम, उसके बाद में लवलीना बोरगोहेन, और उसके बाद में निकहत जरीन, ये तीनों जो हैं वो मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कुश्ती के बारे में। कुश्ती से संबंधित जो भारत के खिलाड़ी हैं वे हैं विनेश फोगाट, रवि कुमार दाहिया, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। इसके बाद बात करते हैं हेप्टाथलीट के बारे में। स्वप्ना वर्मन जो है वो हेप्टाथलीट है, और स्क्वैश के खिलाड़ी की बात करें तो वो है अनाहत सिंह, जबकि धावक की बात करें तो दूती चंद और पीटी उषा ये दोनों धावक खिलाड़ी हैं। वहीं दीपिका कुमारी तीरंदाज से संबंधित खिलाड़ी हैं, और हिमा दास भी जो हैं वे धावक हैं। इस तरीके से हॉकी की बात करें तो मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल ये दोनों हॉकी के खिलाड़ी हैं, जबकि अचंत शरत कमल टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। इसके बाद बात करते हैं सानिया मिर्जा के बारे में, तो सानिया मिर्जा जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, और दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है, जबकि श्रेयसी सिंह और अभिनव बिंद्रा और टेक चंद ये तीनों जो हैं वो निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। अब बात करें अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में, तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो एथलेटिक और लंबी कूद वाली खिलाड़ी हैं, जबकि मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। मिताली राज जो हैं वे महिला क्रिकेटर हैं, और भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। भवानी देवी
तलवारबाजी से संबंधित है। जबकि इसके बाद बात करें दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी के बारे में, तो भारोत्तोलन से संबंधित जो भारतीय खिलाड़ी हैं उसमें आ जाएंगे जेरोमी लालेरिनुंगा, उसके बाद में मीराबाई चानू और कर्णम मल्लेश्वरी। ये तीनों जो है वो भारोत्तोलक से संबंधित खिलाड़ी हैं। दोस्तों बाईचुंग भूटिया जो हैं वे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और साजन प्रकाश तैराकी के खिलाड़ी हैं। जबकि सुश्री दीपा मलिक की बात करें तो वो पैरा एथलीट्स की खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें दोस्तों नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा जो हैं वे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसके साथ साथ हर्षित राजा भी शतरंज के खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें सीमा पूनिया के बारे में, तो सीमा पूनिया जो हैं वो डिस्कस थ्रोवर के खिलाड़ी हैं और अवनी लखेरा पैरालंपिक शूटिंग के खिलाड़ी हैं। जबकि सुमित अंतिल पैरालंपिक जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें मनीष नरवाल के बारे में, तो मनीष नरवाल जो हैं वो पैरालंपिक शूटिंग के खिलाड़ी हैं और इसके साथ साथ प्रमोद भगत जो हैं वो पैरालंपिक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर पैरालंपिक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और सिंहराज अधाना जो हैं वो पैरालंपिक शूटिंग के खिलाड़ी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक जो है वो है खेलों से संबंधित पुरस्कार से संबंधित। दोस्तों खेलों से संबंधित जो पुरस्कार है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था और इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है। पहले देखते हैं, यह पुरस्कार जो है वो 1991-92 में आरंभ किया गया था तथा यह सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को ही मिला था। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि जो है वो 25 लाख रुपए मिलती है। आगे बात करें दोस्तों प्रथम महिला के बारे में, तो यह पुरस्कार जो है वो प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था 1995 ईस्वी में। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 ईस्वी में और इस पुरस्कार के विजेता को ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार जो है उसको 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है तथा यह खिलाड़ियों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर ही अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी को 3 वर्ष के अंतर्गत 3 वर्ष के संदर्भ में कितना उसका प्रदर्शन कैसा रहा है इसी के आधार पर उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि जो है वो 15 लाख रुपये होती है तथा द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा भी दी जाती है और यह पुरस्कार केवल खेल प्रशिक्षकों अर्थात कोच को ही दिया जाता है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकें। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कुछ पुस्तकों का रचना किए हैं, कुछ पुस्तक लिखे हैं, उनसे संबंधित हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सानिया मिर्जा के बारे में। सानिया मिर्जा के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो है दोस्तों अस अगेंस्ट ओड्स। उसके बाद युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सौरभ गांगुली की पुस्तक है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सचिन रमेश तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। इसके बाद अगले खिलाड़ी को देखें तो अगला खिलाड़ी है विराट कोहली। विराट कोहली के द्वारा लिखित पुस्तक है ड्रीवन। कपिल देव की लिखित पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल। सुनील गावस्कर की लिखित पुस्तक है आइडोल्स सनी डेज। इसके बाद में रोनेल्ड पेरी की बात करें तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है ब्रेडमैन वेस्ट। इसके बाद में एलन डोनाल्ड की बात करें तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है व्हाइट लाइटनिंग। हर्सल गिब्स की पुस्तक है टू द पॉइंट, इसकी जीवनी है। इसके बाद में बात करें एडम गिलक्रिस्ट की तो एडम गिलक्रिस्ट की एक बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है टू कलर्स। शोएब अख्तर की पुस्तक है कंट्रोवर्शियली योर्स, इसकी जीवनी है। इमरान खान की बात करें तो इनका किताब है पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री। इसके बाद बात करें दोस्तों बलबीर सिंह के बारे में तो बलबीर सिंह की पुस्तक है गोल्डन हैट्रिक गोल्डन यार्किस्ट। उसके बाद में पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा की पुस्तक है गोल्डन गर्ल, जबकि मेजर ध्यानचंद की पुस्तक है गोल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्वनाथन आनंद के बारे में। दोस्तों विश्वनाथन आनंद की जो पुस्तक है उसका नाम है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। मैरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी।
साइना नेहवाल की पुस्तक है प्लेइंग टू विन, मिल्खा सिंह की पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, टाइगर वुड्स की पुस्तक है हाउ आई प्ले गोल्फ, उसके बाद में डेविड बैकहोम की पुस्तक है माई साइड और शाहिद अफरीदी की पुस्तक है गेम चेंजर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट जो है वो ओलंपिक खेल से संबंधित है। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल युवाना के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी पूर्व में खेले गए थे और पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। इसके बाद रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण 394 ईस्वी में खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। इसके बाद में अगला पॉइंट है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोबार्डियन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में शुरू हुआ और इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर होता रहता है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में मेस्खोन नामक स्थान पर हुई थी और इसका मुख्यालय लोसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है वहां पर है इसका मुख्यालय और इसमें 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत जो है वो 1928 ईस्वी से एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरू हुई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो ओलंपिक खेल से संबंधित कह रहा है ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की शुरुआत जो है वो एंटवर्स ओलंपिक खेल में 1920 ईस्वी से प्रारंभ की गई। दोस्तों, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत की बात करें तो शुभंकर की शुरुआत हुई थी 1968 ईस्वी में मैक्सिको सिटी ओलंपिक के से प्रारंभ हुई थी। अगला है ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनानी की टीम सबसे पहले व मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है, बाकी टीमें जो हैं वो बीच में होती है। एक बार फिर से देखेंगे इस पॉइंट को, बेहद ही सुंदर पॉइंट है। कह रहा है ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में, अर्थात जब ओलंपिक का उद्घाटन होता है तो उस समारोह में जब मार्च पास्ट किया जाता है तो उस मार्च पास्ट के दौरान जितने भी टीम हिस्सा लेती हैं वे सभी टीम फील्ड में इकट्ठी होती है और उस मार्च पास्ट में यूनान की जो टीम होती है वे उस मार्च पास्ट में सबसे पहले अर्थात सबसे आगे होती है और जो टीम मेजबानी करता है अर्थात जिस देश में जिस टीम के द्वारा मेजबानी की जाती है ओलंपिक खेल की वो टीम इस मार्च पास्ट में सबसे पीछे होती है और बीच में जो जगह रहता है उसमें बाकी के अन्य टीमें जो हिस्सा ले रहती है वो टीमें दोनों के बीच में होती है। इस प्रकार से अगले पॉइंट को देखें, वो कह रहा है ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 ईस्वी से हुई थी और यह 23 जून को मनाया जाता है, अर्थात 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से अब बात करते हैं हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किए गए नए खेल के बारे में। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में कुछ ऐसे खेल भी हैं जिसको नए खेल के रूप में शामिल किया गया था। इसके संदर्भ में बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल को शामिल किया गया है जो कि निम्नलिखित है। इस खेल में नया टीम के तौर पे शामिल किया गया था नया खेल स्कोट बोर्डिंग, उसके बाद में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल, उसके बाद में स्पोर्ट क्लाइंबिंग एवं सर्फिंग और कराटे, अर्थात इन 4 गेम को शामिल किया गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इसके बाद बात करते हैं ओलंपिक ध्वज के बारे में। ओलंपिक ध्वज के बारे में बात करें तो ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में किया गया था और ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से घिरे हुए दर्शाए गए हैं जो विश्व के 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ओलंपिक रिंग सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये 5 चक्र जो हैं वो 5 कलर के होते हैं। इसमें जो नीला चक्र होता है वो यूरोप कंट्री का है, अर्थात यूरोप महादेश का है, जबकि हरा चक्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, पीला चक्र एशिया का है, लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का है, जबकि काला चक्र जो है वो अफ्रीका की है। अगर प्रश्न में पूछे दोस्तों कि ओलंपिक खेल में जो 5 चक्र का राष्ट्रीय प्रतीक होता है, ध्वज का प्रतीक होता है ओलंपिक का, उसमें भारत के लिए बात करें एशिया के लिए तो एशिया के लिए किस रंग के चक्र का प्रयोग किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला चक्र का। पीला चक्र से ही एशिया को संबोधित किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अतः ओलंपिक ध्वज में कुल मिलाकर 6 रंग हैं। इसको फ्रांस के कोबर्टीन ने डिजाइन किया था। ओलंपिक ध्वज में कुल 6 रंग है और इसको फ्रांस के कोबर्टीन ने ही डिजाइन किया था।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय सदस्य जो है वो नीता अंबानी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष जो है वे थॉमस बाच हैं, जो कि जर्मनी के हैं। और अगला पॉइंट है ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 ईस्वी से शुरू हुई थी। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं यूएसए के माइकल फेल्प्स, अर्थात एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं यूएसए के माइकल फेल्प्स। उसके बाद में गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कुल मिलाकर 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब तक वे 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर के 28 पदक जीत चुके हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है ओलंपिक खेलों सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला जो है वो लरीना लाब्यानीना है। इसके बाद में टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण जो है वो 1960 ईस्वी के रोम ओलंपिक खेलों में हुआ था। अर्थात टीवी पर जब ओलंपिक खेल का पहला प्रसारण हुआ था उस समय हुआ था 1960 ईस्वी में, और यह खेल हो रहा था रोम में, अर्थात रोम ओलंपिक खेल से ही 1960 ईस्वी से टीवी पर ओलंपिक खेल का प्रसारण शुरू हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इस समय वर्तमान में अनिल खन्ना इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं, जो कि कह रहा है भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन फ्रिजार्ड था, जिसे 1900 ईस्वी के ओलंपिक खेल में भाग लिया था। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी की बात करें तो वो है मैरी लीला राव। उसके बाद में प्रथम भारतीय महिला जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 ईस्वी में भारत को मेडल दिलवाया था, और 2016 रियो ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने रजत पदक जीता था वो थी दोस्तों पीवी सिंधु। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखें, जो कि कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं एवं मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। उसके बाद में समापन समारोह की बात करें तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हुए थे बजरंग पुनिया जो कि एक पहलवान थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला स्थान अमेरिका को तथा भारत का स्थान 48वां रहा था, और भारत उस ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक 2021 में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ जीता था। इसके साथ 48वें स्थान पर रहा था। इसके बाद बात करें, अगला पॉइंट कह रहा है 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में टोक्यो जापान में किया गया। अर्थात 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया वो ओलंपिक के सीरीज का 32वां ओलंपिक खेल था, और 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में होना निर्धारित है। अगले पॉइंट को देखें, इस तरीके से अगले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है 34वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2028 में लॉस एंजिल्स अर्थात यूएसए में निर्धारित होना तय किया गया है। और 35वें ओलंपिक की बात करें तो 35वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2032 ईस्वी में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। दोस्तों ओलंपिक जो है वो एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है और एक शीतकालीन ओलंपिक होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही ओलंपिक खेल है जिसके विषय में इसी पृष्ठ पर पहले बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब शीतकालीन ओलंपिक के बारे में। शीतकालीन की बात करें तो यह भी 4 वर्षों के अंतराल पर ही होता है, और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 ईस्वी में हुई थी और पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग चीन में आयोजित हुआ था। भारत इसमें 1964 ईस्वी में शामिल हुआ था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पैरा ओलंपिक के बारे में। पैरा ओलंपिक के बारे में पहला पॉइंट जो कि कह रहा है पैरा ओलंपिक खेल दिव्यांगों की एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। 1960 ईस्वी में पहली बार रोम में पैरा ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत 1968 ईस्वी में शामिल हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक में कुल मिलाकर 3 पदक 2004 स्वर्ण पदक, 2016 में स्वर्ण पदक और 2020 में रजत पदक जेवलिन थ्रो में जीते हैं। अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है मरियप्पन थंगावेलु
मरियप्पन थंगावेलु ने पैरा ओलंपिक में कुल मिलाकर के 2 पदक, 2016 में स्वर्ण पदक और 2020 में रजत पदक मेंस हाई जंप में जीते हैं। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और इन्होंने रियो 2016 में शॉट पुट इवेंट में रजत पदक को जीता था। इस तरीके से अगले पॉइंट को देखें। अगला पॉइंट कह रहा है 3 बार ओलंपिक खेल रद्द कर दिए गए और 3 बार ओलंपिक खेल नहीं हुआ था। सबसे पहले 1916 ईस्वी में बर्लिन में आयोजित होना था, लेकिन वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया, जबकि 1940 में टोक्यो ओलंपिक होना तय था, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। इसके बाद 1944 में लंदन ओलंपिक होना तय था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही लंदन ओलंपिक 1944 में नहीं हो पाया। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग और 2026 इटली में तय है। इसके बाद नार्वे की बात करें तो नार्वे 37 स्थान पे था, 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ। जर्मनी की बात करें तो वो 27वें स्थान पर। इसके बाद में बात करें, सॉरी दोस्तों, 27वें स्थान पे नहीं बल्कि 27 पदक जीता था, 12 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ जर्मनी कुल मिलाकर के 27 पदक जीता था और नार्वे 37 पदक को जीता था। इसके बाद में चीन की बात करें तो चीन जो है वे 15 पदक जीता था, जिसमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य और कुल 25 पदक थे। इसके बाद आगे बात करें बीजिंग में, तो बीजिंग में 2022 के इकलौते भारतीय के तौर पे उतरे 31 वर्षीय आरिफ खान कोई पदक नहीं दिला पाए। इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है भारत शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेता है और यूथ ओलंपिक का आयोजन 2026 में सीनेगल में होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम अर्थात राष्ट्रमंडल खेल जो है वे ओलंपिक के बाद विश्व में सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है और इन खेलों का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य में किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी से हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। भारत ने सबसे पहले 1934 ईस्वी के लंदन खेलों में भाग लिया था। 2022 में आगामी राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। उसके बाद में 2026 में जो आगामी राष्ट्रमंडल खेल हैं वे ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1958 ईस्वी में जीता था और यह स्वर्ण पदक जो है वो महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह ने ही जीता था। इसके बाद में बात करें अगला पॉइंट जो कि कह रहा है कॉमनवेल्थ गेम में रूपा उन्मिकृष्णन स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिन्होंने कुआलालंपुर में CWG 1998 में 50 मीटर राइफल प्रोन का खिताब जीता था। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल मिलाकर के 61 पदक को जीता और इसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक थे। उसके बाद में समापन समारोह के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत, कमल और मुक्केबाज निकहत जरीन भारत के ध्वजवाहक थे। उसके बाद में भारत में वर्ष 2010 में इसका आयोजन किया गया था। अगला खेल जो है दोस्तों वो है एशियाई खेल। एशियाई खेल के बारे में बात करें तो इसका प्रारंभ जो है वो 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में किया गया था या नई दिल्ली में हुआ था। 1982 ईस्वी में पुनः इस खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। इसके बाद में भारत ने 1951 ईस्वी के एशियन गेम में 51 पदक जीते थे, जिनमें 15 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक शामिल थे। भारत से आगे सिर्फ जापान ही था। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें। अगला पॉइंट जो कि कह रहा है चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है और 2018 ईस्वी के एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे, जबकि 2022 में एशियाई खेल जो है वो चीन के हांगझू में होने वाला है या हुआ था। उसके बाद में 2026 की बात करें तो 2026 में जो एशियाई खेल होना तय है वे जापान में होगा और 2030 में एशियाई खेल कतर की राजधानी दोहा में होंगे, जबकि 2034 में एशियाई खेल जो है वे सऊदी की राजधानी रियाद में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्रिकेट के बारे में। अगला खेल जो है वो है क्रिकेट। क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है
और पहला टेस्ट मैच जो है वो 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ही खेला गया था। पहला वनडे की बात करें तो पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य ही मेलबोर्न 1971 में ही खेला गया था। इस तरीके से बात करें दोस्तों तो सबसे पहले वनडे मैच खेला गया था, उसके बाद में टेस्ट मैच का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी और पहले इसका नाम जो है वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, लेकिन इसका नाम जो है वो 1956 ईस्वी में बदल दिया गया। अगला पॉइंट है आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और पहले ये लॉर्ड्स में हुआ करता था। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था तथा उसमें वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप को जीता था। पहला टी20 विश्व कप 2007 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और इसमें भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके इस कप को जीता था। भारत ने अपना पहला मैच 1932 ईस्वी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है वर्ष 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया तथा 2023 का जो आगामी वर्ल्ड कप है वो भारत में खेला जाएगा। इसके बाद कुछ हाइलाइट्स दिया हुआ है, उसको हम लोग देखें जो कि कह रहा है पहला दिन रात का टेस्ट अर्थात पहला डे नाइट टेस्ट जो है वो मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में 2015 ईस्वी में एडिलेड में खेला गया था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हॉकी के बारे में। दोस्तों हॉकी का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड है। हॉकी का जन्मदाता इंग्लैंड है और हॉकी मैच की अवधि जो है वो 60 मिनट की होती है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम है और पहला पदक जो है भारत ने 1928 ईस्वी में जीता था। भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जो है वो 1980 ईस्वी में जीता था। इसके बाद में भारत के द्वारा ओलंपिक में जीते गए हॉकी स्वर्ण पदक की बात करें तो भारत के द्वारा जीता गया ओलंपिक में स्वर्ण पदक की क्रम है एम्स्टर्डम 1928 ईस्वी में, लॉस एंजल्स 1932 ईस्वी, बर्लिन 1936, लंदन 1948 और हेलसिंकी 1952, मेलबर्न 1956, इसके साथ साथ टोक्यो 1964 और मॉस्को 1980 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉलीबॉल के बारे में। दोस्तों वॉलीबॉल का जो जन्मदाता है वो यूएसए है और वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कुल मिलाकर के 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है अर्थात इसका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था 1857 ईस्वी में। इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन भी किया गया था। इस तरीके से अगले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और इस खेल की अवधि 90 मिनट की होती है। दोस्तों पहला भारतीय क्लब जो है वो डलहौजी क्लब था और फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा है जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों फुटबॉल का पहला विश्व कप जो है वो उरुग्वे में 1930 ईस्वी में हुआ था और इसको उरुग्वे ने जीता था। सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीता है। इसके बाद में बात करें 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था और 2022 का जो फुटबॉल जो विश्व कप है वो कतर में हुआ। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2026 में जो फुटबॉल का विश्व कप होने वाला है वो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में होगा। अगला खेल है दोस्तों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के बारे में बात करें तो टेबल टेनिस का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड है और इसकी लंबाई जो होती है वो 2.74 मीटर और चौड़ाई होती है 1.52 मीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है और इस खेल में प्रत्येक टीम में कुल मिलाकर के 5-5 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और इसमें फील्ड की या पिच की जो लंबाई होती है, कोर्ट की लंबाई जो होती है वो होती है 44 फीट और चौड़ाई होती है 20 फीट। इसके बाद बात करें दोस्तों टेनिस के बारे में तो टेनिस जो है वो टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और टेनिस की सर्वोच्च संस्था है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अर्थात ITF और इसकी स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। दोस्तों इसके बाद वाले पॉइंट को देखें। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन तथा अमेरिकन ओपन वर्ष के 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। इसके बाद बात करें फ्रेंच ओपन के बारे में। सबसे पहले हम लोग फ्रेंच ओपन के बारे में बात करें तो यह लाल बजरी पर खेला जाता है जबकि विंबलडन जो है वो हरी घास पर खेला जाता है।
इसके साथ बात करें दोस्तों पोलो के बारे में, तो पोलो जो है उसको आमतौर पर यह माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस अर्थात ईरान में हुआ था, तथा इसके बाद कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पोलो का जन्म जो है वो भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। शतरंज के बारे में बात करें तो शतरंज जो है वो भारत की देन है और इस खेल की सर्वोच्च संस्था है FIDE, और शतरंज में कुल मिलाकर के 64 वर्ग बने होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गोल्फ के बारे में। गोल्फ जो है वो आधुनिक गोल्फ का खेल सबसे पहले स्कॉटलैंड में ही शुरू हुआ था। बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल के जन्मदाता माना जाता है अमेरिका को, जबकि मैराथन दौड़ की बात करें तो मैराथन दौड़ में इसकी दूरी 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर की होती है। इसके बाद बात करें टोक्यो ओलंपिक 2021 में मेडल से संबंधित कुछ सारणी को हम लोग देख लेते हैं। इसमें कौन से एथलीट रहे थे और कौन सा मेडल जीते थे, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। एथलीट जो हुआ करते थे दोस्तों, नीरज चोपड़ा वो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल को जीता। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग 49 किलो के वजन में सिल्वर पदक को जीता। इसके बाद में रवि कुमार दहिया रेसलिंग में 57 किलोग्राम के रेसलिंग में सिल्वर पदक जीता, और PV सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल को जीता। उसके बाद में लवलीना बोरगोहेना बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता 49 किलो वर्ग में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया जो है वो रेसलिंग में 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल को जीता था, और पुरुष हॉकी टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल को जीता था। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग स्टेडियम के बारे में। स्टेडियम की बात करें तो भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम जो है वो ईडन गार्डन स्टेडियम है, जो कि कोलकाता में स्थित है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। दोस्तों भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वो अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसकी क्षमता जो है वो 1 लाख दर्शकों की है, और इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है स्टेडियम से संबंधित। हिमाचल प्रदेश के सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है, जिसका नाम लाहौल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। दोस्तों इसके बाद वाले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है भारत में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। अगला पॉइंट है ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस कार ट्रैक है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, एक चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट जो है वो भारत के प्रमुख स्टेडियम से संबंधित है। एक तरफ जो है वो स्टेडियम का नाम है और ये स्टेडियम किस खेल से संबंधित है और ये किस शहर में है, इस संदर्भ में हम लोग इस सूची को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेबॉर्न स्टेडियम। ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है वो मुंबई में है और ये क्रिकेट खेल इसमें होता है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट खेल के लिए स्टेडियम है और ये मुंबई में है। इसके बाद बात करें मौलाना आज़ाद स्टेडियम के बारे में। मौलाना आज़ाद स्टेडियम क्रिकेट खेल के लिए है और ये श्रीनगर में है। उसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट के लिए जयपुर में है। इसके बाद बात करें शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम। शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम जो है वो क्रिकेट के लिए है श्रीनगर में। उसके बाद चिदम्बरम स्टेडियम अर्थात चेपॉक स्टेडियम जिसको कि कहा जाता है वो क्रिकेट के लिए स्टेडियम है और ये चेन्नई में है। इसके बाद फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, नया नाम इसका हो चुका है अरुण जेटली स्टेडियम और ये क्रिकेट खेल के लिए प्रसिद्ध है जो कि नई दिल्ली में है। उसके बाद में सरदार पटेल स्टेडियम, इसका नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि सूरत में है और ये क्रिकेट खेल इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भूपेन हजारिका स्टेडियम के बारे में। भूपेन हजारिका स्टेडियम जिसको कि बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है और ये क्रिकेट खेल के लिए प्रसिद्ध है, गुवाहाटी में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट के लिए है हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम क्रिकेट के लिए है हैदराबाद में। वहीं इकाना स्टेडियम की बात करें तो इसका नया नाम हो चुका है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये भी क्रिकेट के लिए है और ये लखनऊ में है। इसके बाद बात करें दोस्तों कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के बारे में, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट के लिए है और ये ग्वालियर में है। इसके बाद माधवराव सिंधिया स्टेडियम क्रिकेट के लिए ही है और ये राजकोट में है। इस तरीके से एकलव्य स्टेडियम की बात करें तो ये भी क्रिकेट के लिए है और ये आगरा शहर में स्थित है। इसके बाद बात करें दोस्तों बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम, ये फार्मूला 1 के लिए स्टेडियम है और ये नोएडा में है। इसके बाद बात करें ईडन गार्डन्स के बारे में, तो ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट के लिए स्टेडियम है और ये कोलकाता में अवस्थित है।
इसके बाद जो दोस्तों स्टेडियम है वो है ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि क्रिकेट के लिए है और ये कानपुर में है। उसके बाद विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम क्रिकेट के लिए नागपुर में। महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम क्रिकेट के लिए अगरतला में। वहीं ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए है और ये दिल्ली में है। उसके बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट के लिए है और ये बेंगलुरु में है। इसके बाद वाले स्टेडियम की बात करें तो वो है मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम क्रिकेट के लिए है और ये पटना में है। दोस्तों शहीद वीर नारायण स्टेडियम ये भी क्रिकेट के लिए है और ये रायपुर में है। इसके बाद बरकतुल्ला खान स्टेडियम क्रिकेट के लिए है और ये जोधपुर में है। इसके बाद में श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी में है, जबकि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हॉकी खेल के लिए राउरकेला में है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सॉल्ट लेक स्टेडियम, जो कि फुटबॉल के लिए है और ये कोलकाता में अवस्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए रांची में है और बाराबाती स्टेडियम क्रिकेट के लिए कटक में है, जबकि गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जो है वो जालंधर में है और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है वो क्रिकेट के लिए पुणे में है। जबकि बात करें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फुटबॉल के लिए है और ये कोच्चि नई दिल्ली में है। दोस्तों इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम जो कि फुटबॉल के लिए है और ये गुवाहाटी में है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट खेल के लिए ये स्टेडियम धर्मशाला में है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक जो है वो देशों राज्यों के प्रतीक चिन्ह से संबंधित है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि देश के राज्य और उसके प्रतीक चिन्ह क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों भारत के बारे में। भारत जो है दोस्तों, भारत का चिन्ह है अशोक चक्र, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का चिन्ह है चांद तारा। वहीं बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का है दोस्तों वाटर लिली अर्थात कंबल, जबकि तुर्की की बात करें तो तुर्की का चिन्ह है चांद तारा। इस तरीके से बात करें दोस्तों इटली की, तो इटली का जो चिन्ह है वो है सफ़ेद लिली, और कनाडा की बात करें तो कनाडा का चिन्ह है मेफला का पत्ता। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य देश को। अन्य देश से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो उसमें आ जाएगा दोस्तों बेल्जियम। बेल्जियम का जो चिन्ह है दोस्तों वो है शेर, और नीदरलैंड का जो वो भी है शेर। इसके बाद बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की जो चिन्ह है वो है शेर, और नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे का भी शेर है। वहीं बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का है यूनियन जैक, जबकि रूस की बात करें तो रूस का है डबल हेडिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले देश को। अगला देश है दोस्तों जर्मनी। जर्मनी का जो चिन्ह है वो है ब्लैक ईगल। ब्लैक ईगल है जर्मनी का चिन्ह। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल का चिन्ह है खुकरी, जबकि इजराइल की बात करें तो इजराइल का है कैडेलब्रम। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का है कीबी, जबकि अमेरिका का बात करें तो अमेरिका का है गोल्डन रोड। उसके बाद में डेनमार्क का है समुद्र तट, जबकि इसके बाद बात करें दोस्तों फ्रांस को देखें तो फ्रांस का चिन्ह है वाटर लिली, और आयरलैंड का है सेमरॉक। इसके बाद में स्पेन की बात करें तो स्पेन का है उकाब पक्षी, और जापान का है गुलदाउदी, जबकि ईरान का है गुलाब का फूल। ईरान का जो है दोस्तों वो है गुलाब का फूल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक जो है वो है राज्यों के पशु और पक्षी। देश या राज्य के पशु पक्षी के बारे में हम लोग अब जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है एमू। अर्जेंटीना का है रूफस हॉर्नेरी। उसके बाद में स्वीडन का है आम ब्लैकबर्ड। उसके बाद मिस्र का है गोल्डन ईगल या स्टेपी ईगल। भारत का है भारतीय मोर, अर्थात भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है भारतीय मोर। वहीं बात करें जापान की, तो जापान का है हरा तितर। दक्षिण अफ्रीका की है ब्लू क्रेन या नीला सारस। म्यांमार का है ग्रे मयूर तितर। न्यूजीलैंड का है उत्तरी ब्राउन कीवी। संयुक्त राज्य अमेरिका का है वर्ल्ड ईगल। पाकिस्तान का है चकोर, पॉट्रिज, पेरिग्रीन, फाल्कन। इसके बाद बात करें दोस्तों जॉर्डन के बारे में, तो जॉर्डन का है पेल रोजफिंच। उसके बाद में सिंगापुर का है क्रिम्सन सनबर्ड। इसके बाद दक्षिणी सूडान का है अफ्रीकी मछली ईगल, अफ्रीकी फिश ईगल। इसके बाद में स्पेन का है स्पेनिश इपीरियल ईगल। श्रीलंका का है सिलोन जंगल फूल, और सूडान का है सचिव पक्षी या सेक्रेटरी बर्ड। उसके बाद बात करें दोस्तों मंगोलिया के बारे में, तो मंगोलिया का है साकार फाल्कन, और इराक की है चकोर पाट्रीज। वहीं नेपाल की है हिमालयन मोनाल, और यूनाइटेड किंगडम की है यूरोपियन
रॉबिन। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु के बारे में। दोस्तों एक तरफ हम लोग देश का नाम देखेंगे और दूसरे तरफ राष्ट्रीय पशु या जानवर के देखेंगे। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पशु या जानवर जो है वो है बाघ, बंगाल टाइगर, और रूस का है यूरेशियन ब्राउन भालू। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पशु है अमेरिकन बाइसन। बांग्लादेश का है बाघ, बंगाल टाइगर। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू या लाल कंगारू। श्रीलंका का है शेर, न्यूजीलैंड का कीवी। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का है मारखोर या बकरी की प्रजाति है मारखोर। उसके बाद चीन की बात करें तो चीनी ड्रैगन और विशालकाय पांडा। जापान का है दोस्तों हरे रंग का तीतर, और अफगानिस्तान का है मार्को पोलो भेड़ हिम तेंदुआ। नेपाल का है गाय, जबकि इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का है शेर और उसके बाद में बुलडॉग। आगे बात करें दोस्तों इराक के बारे में तो इराक का जो राष्ट्रीय पशु है वो है कोमोडो ड्रैगन। दक्षिण कोरिया का है कोरियाई शेर। कनाडा का है उत्तरी अमेरिकी बीबर। दक्षिण अफ्रीका का है स्प्रिंग वोक एंटेलोप। उसके बाद में सिंगापुर का शेर, ग्रेट ब्रिटेन का शेर। और चिली की बात करें तो चिली का जो राष्ट्रीय पशु है वो है इंडियन हुआमूल। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जर्मनी के बारे में। जर्मनी का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाज, अर्थात एडलन। जर्मन भाषा में उसको एडलन कहा जाता है, सॉरी एडलर। उसके बाद पोलैंड की बात करें तो पोलैंड का है सफ़ेद बाज। स्पेन का है सांड। डेनमार्क का शेर। फिनलैंड का है भूरे बालू। जबकि बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम का राष्ट्रीय पशु है शेर। और थाईलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो है थाई हाथी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नार्वे के बारे में तो नार्वे का जो राष्ट्रीय पशु है वो है शेर। और मैक्सिको का है जेगुआर। ये तेंदुए की एक खास प्रजाति है जेगुआर, वो मैक्सिको की राष्ट्रीय पशु है। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का राष्ट्रीय पशु है बाघ। जबकि साइप्रस की बात करें तो साइप्रस का राष्ट्रीय पशु है वो है मोफ्लॉन भेड़। इस तरीके से अगला पॉइंट है दोस्तों प्रमुख नदी एवं उनके किनारे बसे हुए शहर से संबंधित। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भारत के किस नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं और वह किस राज्य के शहर हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के नदी किनारे बसे शहर। इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक खंड में नदी का नाम, दूसरे में शहर का नाम और तीसरे में राज्य का नाम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का शहर है। उसके बाद में गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है और ये भी उत्तर प्रदेश का शहर है। उत्तर प्रदेश का एक और शहर है दोस्तों इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके साथ में बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक और जो शहर है वो है दोस्तों कन्नौज, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा है। और गंगा नदी के तट पर और भी शहर बसा हुआ है कानपुर, वाराणसी। ये जो है वो उत्तर प्रदेश का शहर है और ये दोनों गंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। उसके बाद में गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का ही शहर है। इसके बाद में यमुना मथुरा शहर बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यमुना नदी के किनारे ही आगरा शहर बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का शहर है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की और बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का और शहर है इटावा, जो कि यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश का ही है अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात करें दोस्तों यमुना नदी के तट पर जो दिल्ली बसा हुआ है वो दिल्ली है। और इसके बाद में गंगा की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद में गंगा नदी के तट पर ही बद्रीनाथ भी बसा हुआ है, जो कि उत्तराखंड राज्य का शहर है। इसके बाद बात करते हैं हुगली के बारे में। हुगली नदी पर बसा हुआ है कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल का है। और साबरमती नदी पर बसा हुआ है अहमदाबाद, गुजरात का। उसके बाद में महानदी पर कटक बसा हुआ है उड़ीसा राज्य का। ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़। उसके बाद ये असम का है। असम का एक और शहर है दोस्तों गुवाहाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बसा हुआ है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर और ग्वालियर नर्मदा और चंबल नदी पर है। अर्थात मध्य प्रदेश का जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश का ही ग्वालियर जो है वो चंबल नदी पर है। इसके बाद बात करें दोस्तों पटना के बारे में तो पटना जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की तो आंध्र प्रदेश का एक राज्य है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश राज्य का एक शहर है विजयवाड़ा, जो कि कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। और गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी पर राजमुंद्री बसा हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य का। इसके बाद झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है जम्मू और कश्मीर राज्य का। इसके बाद ताप्ती की बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है गुजरात का, जबकि श्रावस्ती के किनारे हुन्नावर बसा हुआ है कर्नाटक राज्य का। वहीं गोदावरी की बात करें तो गोदावरी के किनारे
नासिक बसा हुआ है जो कि महाराष्ट्र का है। इसके बाद वाले टॉपिक को हम लोग देखें जो कि टॉपिक संबंधित है विश्व के नदी किनारे बसे हुए शहर। विश्व के जो नदी है उसके किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक तरफ शहर का नाम और ये शहर किस नदी के पास में बसा हुआ है और ये किस देश का शहर है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लंदन की बात करते हैं। तो ये लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे है और ये इंग्लैंड का शहर है। इसके बाद में बर्लिन शहर जो है वो स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, ये जर्मनी का शहर है। और वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का शहर है जो कि डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं बात करें इराक देश का जो बगदाद है वो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं बात करें दोस्तों काहिरा के बारे में, तो काहिरा जो है वो मिस्र का एक शहर काहिरा है और ये नील नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि इटली का रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं बात करें फ्रांस के पेरिस के बारे में, तो पेरिस शहर जो है वो सीन नदी पर बसा हुआ है जो कि फ्रांस का शहर है। पाकिस्तान का शहर लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि पाकिस्तान का ही कराची शहर जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम लोग हंगरी के बारे में, तो हंगरी देश का जो बुडापेस्ट शहर है वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और स्पेन का मैड्रिड है जो मोजेंसिस नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ शहर है वो स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। और जापान का जो टोक्यो है वो अरकाव नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं बात करें सिडनी के बारे में, तो सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का शहर है और ये डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद पुर्तगाल का जो लिस्बन है वो लिम्फे नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि चीन का जो संघाई शहर है वो यांगत्जे नदी पर बसा हुआ है। इसके बाद बात करें दोस्तों अमेरिका का जो शहर न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि अमेरिका का शहर वाशिंगटन जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अपने सेशन को समाप्त करेंगे और